हेलो दोस्तों, मैं अमन सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एएस क्लासेस पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, जो क्लास 10th का टॉपिक है। फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले हम उसके पहले चैप्टर में डिस्कस करेंगे प्रकाश का परावर्तन, फिर उसके बाद डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो आज पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन बन के आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं हमको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हमको जानना होगा प्रकाश क्या चीज होती है, प्रकाश क्या होता है। अक्सर सभी लोग जानते होंगे प्रकाश को। प्रकाश के कारण क्या होता है, हम देख पाते हैं, हमें वस्तुएं दिखाई देती है। अगर प्रकाश नहीं होता तो हमको दिखता ही नहीं। इस रूम में क्या हो रहा है कि ये बल्ब जल रहे हैं तो प्रकाश फैल रहा है तो हमको दिख रहा है। सूर्य से प्रकाश की किरणें चलती है, पृथ्वी पर पहुंचती है तो हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। और रात के समय सूर्य के प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती तो हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये होगा कि रात में भी तो दिखता है, तो रात में भी प्रकाश की किरणें पहुंचती हैं पृथ्वी तक, लेकिन वो पहुंचती हैं चंद्रमा के द्वारा, सूर्य के द्वारा नहीं। और चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रकाश, फिर उसके परावर्तन को। तो मेरी पहली हेडिंग यही होगी कि प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होती है। ठीक है, प्रकाश क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछे प्रकाश क्या होता है तो आप उससे बस इतना ही कह पाएंगे कि प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है, क्योंकि आपको इतना ही पता है। ठीक है, परिभाषा में अगर कोई पूछे तो आप जानते हैं कि प्रकाश के कारण वस्तुएं दिखाई देती है तो उसे प्रकाश कहेंगे। नहीं, उसमें थोड़ा सा ये भी बताना होगा कि क्यों वस्तुएं दिखाई देती है हमको प्रकाश के कारण। तो जो प्रकाश होता है वो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना प्रदान करता है। दृष्टि संवेदना यानी देखने की क्षमता प्रदान करता है। अगर प्रकाश हमारे आंख में किसी वस्तु से परावर्तित होकर न पहुंचे तो हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। तो कब दिखाई देंगी कब नहीं दिखाई देंगी वो तो हम परावर्तन में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमको अगर प्रकाश के बारे में बताना हो तो हम इसमें सिंपल बोल सकते हैं कि प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना प्रदान करता है। बात समझ में आ चुकी होगी। या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना प्रदान करता है, देखने की क्षमता प्रदान करता है। तो मैं लिख देता हूं, प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आँखों को दृष्टि संवेदना प्रदान, जो हमारी आँखों को दृष्टि संवेदना प्रदान करता है। अगर मैं दृष्टि संवेदना की बात करूं तो इसका मतलब होता है देखने की क्षमता। मैं उसको भी लिख देता हूं, दृष्टि संवेदना का मतलब होता है देखने की क्षमता, देखने की क्षमता। तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि दृष्टि संवेदना यानी देखने की क्षमता। आपको पूछ सकता है कोई, अगर आपको उसको परिभाषा बताएंगे तो पूछेगा कि जो बीच में दृष्टि संवेदना आया उसका मतलब क्या है, तो आप बताएंगे देखने की क्षमता। ये हो गई सिंपल प्रकाश की परिभाषा। अगर कोई पूछे प्रकाश किसे कहते हैं तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम, या फिर प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना प्रदान करता है, देखने की क्षमता प्रदान करता है। बात समझ में आई। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी उम्मीद करता हूँ। अब आगे चलते हैं, दूसरी पॉइंट होगी इसमें, दूसरी हेडिंग हमारी होगी प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, ये प्रकाश के गुण कितने होते हैं इसको आज डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, प्रकाश के गुण को। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे और देखेंगे क्या क्या इसके गुण होते हैं। तो प्रकाश जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में। प्रकाश से लेके संबंधित बहुत बड़े चैप्टर बनाए गए हैं, लेकिन वो मिलेंगे आपको क्लास 12th में, सेकंड पेपर में फिजिक्स में आपको मिल जाएंगे। क्लास 10th में क्या है कि बहुत छोटा सा उसमें से पार्ट निकाल के इसमें डाला गया है क्लास 10th में। तो यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन प्रकाश के गुण में कुछ ऐसी पॉइंट हैं जो हमको बहुत आगे तक ले जाएंगे। हम उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा मोड़ा डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए।
तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें पहली पॉइंट मैं लिखना चाहूँगा, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। क्यों? आप टार्च ले लीजिए, टार्च को जलाइए तो प्रकाश जब भी चलेगा तो क्या ऐसे ऐसे चलता है? नहीं ना, जब भी चलता है ऐसे सीधी रेखा में चलता है। तो अगर हम बात किया जाए कि प्रकाश कैसे चलता है, तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो पहला गुण इसका ये हो गया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इसका पहला गुण ये हो गया। आपको समझ में आएगा प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम टार्च जलाते हैं तो उसका जो प्रकाश की किरणें होती है वो एकदम सीधे जाती है। तो जो प्रकाश होता है वो एक सीधी रेखा में चलता है। आप जानते हैं कि प्रकाश जब फैलता है तो हमको चीज़ें दिखाई देने लगती है। इसमें क्या होता है कि प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है, उस वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर आँखों में पड़ता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। लेकिन क्या प्रकाश को आपने कभी स्वयं देखा है? ऐसा नहीं हो सकता, प्रकाश हमको नहीं दिखाई देता। और वो क्यों नहीं दिखाई देता इसको भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इसी में, ठीक है। तो दूसरी पॉइंट ये होगी कि प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता। तो वही लिखूंगा, प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई, प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन प्रकाश स्वयं हमें नहीं दिखाई देता। ये इसकी दूसरी पॉइंट थी। अब चलते हैं तीसरी पॉइंट पे। ये तो दूसरी पॉइंट थी, तीसरी पॉइंट क्या होगी इसकी? कम से कम 5 पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। तीसरी पॉइंट हम इस पे ही बात कर लेते हैं कि प्रकाश हमको स्वयं क्यों नहीं दिखाई देता, केवल प्रकाश के कारण वस्तुएं ही क्यों दिखाई देती हैं। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्रकाश की स्पीड की। और प्रकाश की स्पीड माध्यम पे डिपेंड करती है कि प्रकाश कौन से माध्यम में चल रहा है, उस पर डिपेंड करती है कि कितनी स्पीड से चलेगा। माध्यम जैसे कोई भी पारदर्शी माध्यम आप ले लीजिए, उसमें प्रकाश चलेगा अगर वो पारदर्शी माध्यम है। जैसे जल हो गया, जल में आप टार्च जला के देखिए, प्रकाश जल के निचली सतह तक आपको दिखाई देने लगेगा। मतलब किसी चीज़ में, बाल्टी में अगर आप पानी भर के देखते हैं, अगर उसमें प्रकाश जा रहा है तो आपको बाल्टी की सतह भी दिखाई देती है। मतलब पानी के आर पार आप देख सकते हैं, तो पानी एक पारदर्शी माध्यम हुआ। कांच हो गया, कांच के भी आप आर पार देख सकते हैं, तो कांच भी एक पारदर्शी माध्यम हो गया। तो जब जल में प्रकाश चलेगा तो उसकी स्पीड अलग होगी, जब कांच में चलेगा तो उसकी स्पीड अलग होगी, और जब वायु में चलेगा तो उसकी स्पीड अलग होगी। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं प्रकाश की चाल निर्वात अथवा वायु दोनों में सेम होती है, क्योंकि जो वायु का अपवर्तनांक होता है वो एक होता है। अपवर्तनांक की बात मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी परावर्तन पढ़ेंगे फिर अपवर्तन पढ़ेंगे, तो अपवर्तन में आपको अपवर्तनांक के बारे में जानने के लिए अच्छे से मिलेगा। तो यहाँ पे परावर्तन में हम बस इतना ही समझेंगे कि प्रकाश की स्पीड जो होती है वो अलग अलग होती है अलग अलग माध्यमों के लिए, ठीक है। और किसी एक माध्यम के लिए हमको पता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये निर्वात में निकाला गया है, प्रैक्टिकली किसी मशीन द्वारा देखा गया है वैज्ञानिकों द्वारा कि प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, और वायु में भी यही होती है, ठीक है। निर्वात का मतलब जहाँ हवा न हो, जहाँ वायु न हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ निर्वात का मतलब क्या होता है। निर्वात का मतलब होता है जहाँ वायु यानी हवा न हो, जहाँ वायु न हो वो उसे निर्वात कहते हैं, ठीक है। तो निर्वात में भी यही होती है, और जहाँ हवा होती है वहाँ भी यही इसकी स्पीड होती है, बस और बाकी चीज़ों के लिए इसकी स्पीड अलग अलग होती है। तो ये एक हमको पता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये हो गई इसकी तीसरी पॉइंट। अब चलते हैं चौथी पॉइंट पे। 5 पॉइंट डिस्कस करना है तो 2 पॉइंट और बची हैं, 3 पॉइंट ऑलरेडी हो चुके हैं यहाँ पे। तो चौथी पॉइंट मैं आपको बता भी चुका हूँ, एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है।
प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। मैंने अभी बताया कि कांच में अलग स्पीड से चलेगा, जल में अलग स्पीड से चलेगा, हवा में अलग स्पीड से चलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अपवर्तनांक पे डिपेंड करता है, और इसके लिए हम लोग फार्मूला भी निकालेंगे अपवर्तन वाले टॉपिक में। जब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे तब वहाँ पे फार्मूला होगा, और वहाँ पे हम निकाल लेंगे कि पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है और कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, और बाकी किसी भी माध्यम के लिए अगर हमको निकालना हो तो हम वहाँ पे निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बस इतना ही लिखेंगे इसके गुण में कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। आप ये समझ चुके होंगे, तो मैं लिख देता हूँ प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। बात समझ में आई? अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो चाल इसकी दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इससे आपको क्या लग रहा है कि ये कितना स्पीड चल रहा होगा? मैं आपको बता दूं कितना स्पीड चल रहा है। मैं इसमें एक पॉइंट और बताना चाहता था कि क्यों हमें प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता, मैं उसको भूल गया बताना, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो प्रकाश की स्पीड हमको दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इसका मतलब आप लोग समझिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁸ है, मतलब 3 लिख के 8 ठो जीरो हम बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसको अगर पढ़ना चाहें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब जो v है ये 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, 1 सेकंड में वो 30 करोड़ मीटर चलेगा प्रकाश। मीटर से आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा दूरी चल रहा है, तो आप इसको किलोमीटर में भी चेंज करके देख सकते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो इसमें से 1000 में 3 जीरो होते हैं, 3 जीरो से ये खत्म हो जाएगा, तो इसमें 3 जीरो कम कर देंगे तो वो किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, 8 जीरो थे, 3 ठो कम किए तो 5 ठो बचेंगे। अब ये चेंज हो गया किलोमीटर प्रति सेकंड में। आप इसका मतलब समझिए, वो 1 सेकंड में 3 लाख, ये 3 लाख लिखा है, 3 लाख किलोमीटर चलेगा प्रकाश 1 सेकंड में, 3 लाख किलोमीटर। मेरे यहाँ से इलाहाबाद 160 किलोमीटर दूर है, और मुझे जाने में 5 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं। 160 किलोमीटर, और 160 और 3 लाख में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। आप समझिए 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल रहा है, मैं 4-5 घंटे में 160 किलोमीटर, वो भी बस से जाता हूँ तो पहुँचता हूँ। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कितना स्पीड चलता है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, मतलब पलक झपकते ही पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा, अमेरिका भी पहुँच जाएगा, उससे भी आगे निकल जाएगा। 3 लाख किलोमीटर बहुत ज़्यादा दूरी होती है, ठीक है। तो इसकी स्पीड इतना ज़्यादा होती है कि हमको दिखता ही नहीं है कि चल रहा है, ठीक है। बहुत तेज चलता है प्रकाश, ये 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में जाएगा, बहुत ज़्यादा होता है 3 लाख किलोमीटर, ठीक है। तो आप उसी से अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों हमको दिखाई नहीं देता। बात समझ में आ चुकी। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट, 5वीं पॉइंट पे। 5वीं पॉइंट ये होगी कि जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है, पहली बात तो मैं आपको तरंग पे डिस्कस करना चाहूँगा। तरंग क्या होती है आप जानते होंगे। आप तालाब में कंकड़ का टुकड़ा फेंकिए तो क्या होगा, उसमें लहरें उठती हैं, और लहरें कैसे कैसे चलती हैं, इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। अगर आप तालाब में कंकड़ का टुकड़ा फेंकेंगे तो क्या होगा, उसकी लहरें ऐसे ऐसे चलेंगी, ठीक है। प्रकाश की जो लहरें होंगी वो ऐसे, जो पानी की लहरें होंगी ये ऐसे ऐसे चलेंगी, ठीक है। मतलब कि श्रृंग और गर्त बनाते हुए चलेंगे। इस ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं श्रृंग, इसको बोलते हैं श्रृंग, और इसको बोलते हैं गर्त। इसको भी श्रृंग बोलते हैं और इसको भी गर्त बोलते हैं। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको श्रृंग बोलते हैं, नीचे वाले को गर्त बोलते हैं। इसको कई लड़के कंफ्यूज रहते हैं कि ऊपर गर्त है कि नीचे गर्त है, ऊपर श्रृंग है कि नीचे श्रृंग है। तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ग से गर्त, ग से गड्ढा। तो जब आपको गड्ढा दिखेगा तो उसको गर्त बोलेंगे, ठीक है, ग से गड्ढा, ग से गर्त। और जो ऊपर होगा उसको श्रृंग बोलेंगे। उसको सिर से समझ सकते हैं, स से सिर और स से श्रृंग, ठीक है।
तो ऊपर वाले को श्रृंग बोलते हैं, नीचे वाले को गर्त बोलते हैं। अच्छा, मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया था प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ प्रकाश ऐसे तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, आपके दिमाग में उठना चाहिए क्वेश्चन कि अभी मैंने बोला कि प्रकाश जब सीधी रेखा में चलता है, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि प्रकाश एक तरंग है और तरंग ऐसे ऐसे चलती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखने वाला था, पहले लिख ही देते हैं। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रकाश की चाल 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, अब ये तरंग दैर्ध्य क्या होती है? जब तक प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार नहीं करेगा तब तक हम उसकी तरंग दैर्ध्य को लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। और आप जानते हैं तरंग ऐसे ऐसे चलती है श्रृंग और गर्त बनाते हुए, तो हमने कैसे बोल दिया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, तो प्रकाश जो होता है उसकी जो प्रकाश दो तरह का व्यवहार करता है, इसकी दोहरा व्यवहार होता है। इसका मतलब आप समझिएगा कि प्रकाश कण की भी तरह व्यवहार करता है और प्रकाश तरंग की भी तरह व्यवहार करता है। ठीक है, अब ये हमको क्यों नहीं दिखाई देता इसको मैं बताता हूँ। कण की तरह अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रकाश का जो कण वाला व्यवहार होता है उसको पढ़ रहे हैं। तरंग वाला व्यवहार आपको क्लास 12 में मिलेगा, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि ये तरंग दैर्ध्य इतना है। ठीक है, और ये हमको सीधा क्यों दिखता है? हमने टार्च जलाया तो प्रकाश हमको लगता है एकदम सीधा जा रहा है, लेकिन वो ऐसे ऐसे भी चलता है। ऐसा क्यों हमको नहीं दिखता? तो उसको डिस्कस करते हैं। जो ये 3900 एंगस्ट्रॉम लिखा है, 7800 एंगस्ट्रॉम, ये बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। दूरी की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? यहाँ पे तरंग दैर्ध्य लिखा गया है और तरंग दैर्ध्य एक प्रकार की दूरी होती है। मैं तरंग दैर्ध्य को बता देता हूँ क्या होता है। एक श्रृंग ये है, एक श्रृंग ये है, एक गर्त ये है और एक गर्त ये है। इनके बीच की जो दूरी होती है इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इनके भी बीच की दूरी को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। अब ये तरंग दैर्ध्य इसकी है प्रकाश की 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। तो इसमें 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। तो हम 7800 को ही डिस्कस कर लेते हैं। 7800, आप 3900 को डिस्कस कर लेना अपने से समझ लेना। मैं 7800 को क्यों दिखा रहा हूँ? मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण की तरंग दैर्ध्य इतनी है, तो उसके बीच में ये जो लंबाई होगी उसकी तरंग दैर्ध्य की ये कितनी होगी? तो जो 7800 एंगस्ट्रॉम है उसको मीटर में बदल के देखते हैं। एंगस्ट्रॉम एक मात्रक होता है वो लंबाई का, और एंगस्ट्रॉम बहुत छोटा मात्रक होता है। ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूँ 1 एंगस्ट्रॉम बराबर तो होता है 10 के पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। ठीक है, अगर हम इसको अच्छे से लिखना चाहें तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होगा 1/10 के पावर 10। ऊपर माइनस था, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 1/1 लिख के, पावर 10 है तो 10 जीरो लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अगर इसको पढ़ना चाहें इतना ये मीटर होगा तो 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब। मतलब अगर हम 1 मीटर का 10 अरब भाग करेंगे तो वो 1 एंगस्ट्रॉम होगा। आप समझ सकते हैं 1 मीटर इतना बड़ा होता होगा। अब इसका आप 10 अरब पार्ट कर दीजिए तो वो कितना बड़ा बचेगा? बहुत छोटा सा बचेगा, इतना भी नहीं ढंग से बचेगा। अब समझ लीजिए कि तरंग अगर इतना भी चलती है, ठीक है, इतना भी नहीं चलेगी, ये 1 एंगस्ट्रॉम भी नहीं है। ठीक है, पहले हम लोग 7800 पे बात करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम में 1 बटे इतना, तो 7800 एंगस्ट्रॉम में 7800 बटे इतना लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 जीरो से 2 जीरो कम हो जाएंगे, 78 बटे बचेगा, 2 जीरो कम हुआ था 10 में से तो 8 बचेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। अगर हम 78 मीटर का 10 करोड़ भाग करेंगे तो वो होगा 7800 एंगस्ट्रॉम। आप समझ लीजिए 7800 मीटर का आप अगर 10 करोड़ भाग कर देते हैं तो वो बचेगा ही नहीं, बहुत थोड़ा सा ही बचेगा।
मतलब इतना भी नहीं बचेगा। अगर प्रकाश की किरण इतना भी चल रही है तो हमको ढंग से दिखेगा नहीं। ऐसे तरंग में भी चल रही है तो हमको दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटा मान है। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखाने के लिए इतना बड़ा बना रहा हूँ, इससे भी छोटा होता है 7800 एंगस्ट्रॉम। तो आप बताइए, जब प्रकाश की किरण लगभग इसी में इसे चलेगी तो हमको दिख रहा है ये सीधे चल रही है कि टेढ़े? ठीक है, तो हमको हमेशा सीधा ही दिखता है। इसीलिए तो प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। तो अगर 3900 को आप बदलेंगे मीटर में तो 39/10 करोड़ आएगा। मतलब 39 का आपको 10 करोड़ भाग करना होगा। 39 का 10 करोड़ भाग बहुत छोटा सा होगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ भी चुका होगा। ये प्रकाश की परिभाषा है और उसके गुण। ठीक है, अब आज बस हम लोग इतना ही डिस्कस करने वाले थे। मैं यहाँ पे लिखा हूँ प्रकाश का परावर्तन, लेकिन मैंने परावर्तन के बारे में आज नहीं समझाया है, केवल प्रकाश को समझाया है। परावर्तन को हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैंने प्रकाश के बारे में पूरी अच्छी तरह से आपको जानकारी दे दी है। अब अगले वीडियो में हम लोग प्रकाश का परावर्तन डिस्कस करने वाले हैं, और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी तो प्रकाश का परावर्तन और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और उसके आगे जब अपवर्तन पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।